नमस्कार दोस्तों, भारत में शक शासक और शक साम्राज्य पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम शकों का प्रारंभिक इतिहास जानेंगे और भारत में स्थापित 4 शाखाओं के विषय में जानेंगे शक शासकों की, जो कि तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन में स्थापित थी। और ये 2 भागों में बटी हुई थी, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। शकों का प्रारंभिक इतिहास। लगभग 165 ईसा पूर्व में चीन की यूसी या यूची जाति ने यानी कि कुषाणों ने शकों को उनके मूल निवास स्थान सीर नदी क्षेत्र से खदेड़ दिया था। शकों ने यूनानियों पर आक्रमण करके बैक्टीरिया पर इसके बाद अधिकार कर लिया, लेकिन यूची जाति ने शकों को बैक्टीरिया से भी खदेड़ दिया था। शकों ने इसके बाद पार्थिया पर आक्रमण करके 2 पार्थियन शासकों फ्राद्वितीय 128 ईसा पूर्व तथा आर्तेबानस 123 ईसा पूर्व को पराजित किया। लेकिन अगले शासक पार्थियन शासक जो थे अगले मिथिदातस द्वितीय, जिनका शासनकाल 123 ईसा पूर्व से 88 ईसा पूर्व था, उसने शकों को पराजित करके उन्हें सीस्तान या शकस्तान की ओर खदेड़ दिया था। इसके बाद शकों ने इस स्थान को केंद्र में रखकर भारतवर्ष पर सिलसिलेवार आक्रमण किए और उन्होंने यवनों से पुष्कलावती और तक्षशिला छीन लिए। इस दक्षिण एशियाई साम्राज्य सीस्तान या शकस्तान में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान शामिल थे। जैन साहित्यों के अनुसार भारत में शकों के आगमन का कारण जैन आचार्य कालक का आमंत्रण था। उज्जैनी का शासक गर्दभिल शैव मतावलंबी था, यानी कि शैव अनुयायी था। जैन संप्रदाय के साथ मतभेदों के कारण जैन आचार्य कालक ने शकों को 178 ईसा पूर्व में उज्जैनी में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप उज्जैनी पर शकों ने आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। 57 ईसा पूर्व में गर्दभिल के पुत्र ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। जिसने भी कोई महान कार्य किया उसने इस उपाधि को उसी तरह से ग्रहण कर लिया जिस तरह से प्राचीन रोम के सम्राटों द्वारा अपनी वीरता, पराक्रम और शक्ति पर जोर देने के लिए सीजर की उपाधि धारण की गई थी। यानी कि जिस प्रकार से रोम में सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार से भारत में जो भी राजा अपने आप को महान दिखाना चाहता था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इस परंपरा के परिणाम स्वरूप विक्रमादित्य उपाधि की जो संख्या है भारतीय इतिहास में वो 14 तक पहुंच गई। यानी कि 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी भारतीय इतिहास में। शकों का भारत में बैक्ट्रियनों यानी कि यूनानियों की अपेक्षा अधिक बड़े भाग पर नियंत्रण हुआ था। शक अपने राज्य को क्षत्रप कहते थे। शक शासकों की एक शाखा अफगानिस्तान में और 4 शाखाएं भारत में थी। भारत में शकों की चारों क्षेत्रीय शाखाओं को 2 भागों में संगठित किया गया था, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के केंद्र थे तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप के जो केंद्र थे वो थे नासिक और उज्जैन। अब हम एक एक करके इन चारों ही केंद्रों के विषय में, चारों ही क्षत्रपों के विषय में पढ़ते हैं। उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला के शक शासक। उत्तरी क्षत्रप का प्रथम केंद्र पंजाब था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व तक शकों का प्रतापी नेता माओस उत्तर पश्चिमांत प्रदेशों का शासक था। उसका साम्राज्य पूर्वी गांधार, पुष्कलावती, कपिशा और पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। वह भारत का प्रथम शक विजेता था, यानी कि प्रथम शक शासकों में प्रथम था जिसने भारत पर विजय स्थापित की थी।
उसकी पहचान तक्षशिला ताम्रपत्र के महाराज मोग से की जाती है। तक्षशिला से एक ताम्रपत्र मिला है जिस पर महाराज मोग लिखा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि ये शक राजा माओस था। उसने महाराजा धीराज महाराज की उपाधि धारण की थी, जो पश्चिमोत्तर प्रदेशों से प्राप्त उसकी मुद्राओं पर अंकित है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो शक शासक हैं, जैसे ये तक्षशिला के शक शासक हैं माओस और अन्य हैं, उनको कुछ इतिहासकार पार्थियन शासक मानते हैं और उन्हीं के अंतर्गत इनकी उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। उपलब्धियों में कोई अंतर नहीं है। उसने यानी कि मौग ने अपने अधीन क्षत्रपों की नियुक्ति की, जो मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन में शासन करते थे। माओस के बाद उसका पुत्र एजज तक्षशिला का शासक बना। उसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त कर वहां अपना आधिपत्य कायम किया था। उसने यवन नरेश अपोलोडोटस द्वितीय और हिपास्ट्रेटस की मुद्राओं को दोबारा से अंकित करवाया था। एजेज के बाद एजिलिसेस राजा हुआ। वह संभवतः एजेज का पुत्र था, यानी कि एजेज प्रथम का पुत्र था, तथा कुछ समय तक उसने अपने पिता के साथ मिलकर शासन किया था। एजिलिसेस की मुद्राएं दो प्रकार की हैं। ऐसी मुद्राएं जिनके मुख भाग पर यूनानी लिपि में एजेज नाम और पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में एजिलिसेस का नाम अंकित है, और दूसरी मुद्राएं थी जिनके मुख भाग पर यूनानी लिपि में एजिलिसेस का नाम और पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में एजेज का नाम अंकित है। तो ये दो प्रकार की मुद्राएं जो मिली हैं, इनके आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि एजेज नाम के दो शासक हुए हैं। एजिलिसेस के पहले एजेज प्रथम और एजिलिसेस के बाद एजेज द्वितीय। एजेज द्वितीय के समय से ही पश्चिमोत्तर भारत में शकों की शक्ति का ह्रास प्रारंभ हो गया था, यानी कि इनकी शक्ति में गिरावट आने लगी थी, ये कमजोर होने लगे थे। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी थे। पहला, फ्रायोटीज नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। फिलोस्ट्रेट के विवरण, ये एक इतिहासकार है, इसके विवरण से ज्ञात होता है कि फ्रायोटीज एक शक्तिशाली राजा था और सिंध प्रदेश के क्षत्रप पर भी उसका अधिकार था। और दूसरा कारण था कि पश्चिम की ओर से गोंडोफर्नीज, पार्थियन शासक गोंडोफर्नीज ने शक राज्य पर आक्रमण किया और बाद में तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। संभवतः फ्रायोटीज को पराजित करके पार्थियन शासक गोंडोफर्नीज ने तक्षशिला पर अधिकार किया था। इस प्रकार से तक्षशिला के जो शक शासक थे उनके शासन का अंत हो गया था। उत्तरी क्षत्रप में दूसरी शाखा थी मथुरा के शक शासक। उत्तरी क्षत्रप का दूसरा केंद्र मथुरा था। इस केंद्र का प्रथम शासक संभवतः ल्याक कुशुलक था। उसने अपने नाम के यूनानी कला की छाप वाले सिक्के चलाए थे। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र पाटिक था। मथुरा के सिंहध्वज अभिलेख से पता चलता है कि पाटिक ने पहले स्वयं को क्षत्रप और बाद में महाक्षत्रप कहा, यानी कि जो मथुरा का सिंहध्वज अभिलेख है संभवतः ये पाटिक का था। इस केंद्र के दो शक शासकों हगामस तथा हगान के सिक्के तथा दो अन्य शक शासकों राजुल या राजुल तथा उसके पुत्र शोडास के सिक्के और अभिलेख मिले हैं। हगामस और हगान के केवल सिक्के मिले हैं, जबकि राजुल या राजुल और उसके पुत्र शोडास के सिक्के के साथ साथ अभिलेख भी मिलते हैं। राजुल और शोडास दोनों ने क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियां धारण की थी। पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत पहला जो क्षत्रप था वो था नासिक
और नासिक के शासकों के विषय में पढ़ते हैं तो भारत में उत्तरी क्षत्रप के बजाय पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध हुआ और इनके इतिहास भी थोड़ा यानी कि अधिक स्पष्ट है अपेक्षाकृत उत्तरी क्षत्रप के। इसका प्रथम केंद्र था नासिक। नासिक में शहरात परिवार शासन करता था। इस परिवार का प्रथम क्षत्रप भूमक था। नासिक महाराष्ट्र और काठियावाड़ से प्राप्त अपने तांबे के सिक्कों में भूमक स्वयं को क्षत्रप कहता है। अतः महाराष्ट्र और काठियावाड़ भी उसके राज्य में शामिल थे। भूमक जो कि प्रथम शहरात परिवार का प्रथम स्वतंत्र शासक था। शहरात परिवार का सबसे महान जो शासक था वो था नहपान। नहपान से संबंधित 7 अभिलेख और अजमेर से नासिक तक नहपान के हजारों सिक्के मिले हैं। यानी कि इसके 7 अभिलेख और अजमेर से नासिक तक हजारों सिक्के मिलते हैं। उसके अभिलेखों में 41 से 46 तक की तिथियां पड़ी हुई हैं। संभवतः ये शक संवत की तिथियां हैं और इसीलिए विद्वानों ने उसके राज्यकाल को 119 ईस्वी से 124 ईस्वी तक निर्धारित किया है। नहपान ने अपने प्रारंभिक सिक्कों में स्वयं को क्षत्रप लिखा है, लेकिन 46 शक संवत यानी कि 124 ईस्वी का जो उसका शिलालेख है उसमें वह स्वयं को महाक्षत्रप कहता है। नहपान के दामाद एवं सेनापति उषावदात का एक लेख नासिक की एक गुफा में खुदा हुआ मिला है उसकी दीवार पर। इससे नहपान के राज्य की सीमाओं की पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी कि इस लेख में नहपान की सीमाओं के विषय में जानकारी मिलती है, दी हुई है उस लेख में। इसी के विवरण के अनुसार काठियावाड़, महाराष्ट्र और कोंकण अवश्य ही क्षत्रप नहपान के राज्य में शामिल थे। संभवतः गुजरात और उज्जैन भी उसके राज्य में शामिल थे। उसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों से छीन लिया था। नहपान के समय भड़ोच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। नहपान के उत्तराधिकारियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। भड़ोच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था नहपान के समय में और ये नहपान प्रथम शताब्दी में था। प्रथम शताब्दी के विषय में, व्यापार के विषय में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम पूरा व्यापार के विषय में ही जानकारी आपसे साझा करेंगे। प्रसिद्ध बंदरगाह या प्रसिद्ध जो बस्तियां थी व्यापारिक, उनके विषय में आपको उस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया था और उससे बहुत से प्रदेश छीन लिए थे। संभवतः उसने उसका वध भी कर दिया था। पश्चिम क्षत्रप की दूसरी शाखा थी उज्जैनी या उज्जैन। इसके शासक थे, इनके विषय में पढ़ेंगे। पश्चिमी क्षत्रप का दूसरा केंद्र उज्जैन था। यहाँ कार्दमक परिवार का शासन था। कार्दमक परिवार का प्रथम स्वतंत्र शासक चष्टन था, जो शुरू में कुषाणों के अधीन था। 78 ईस्वी में चष्टन ने उज्जैन में शक वंश की स्थापना की थी। यानी कि कनिष्क के समय, जैसे ही कनिष्क गद्दी पर बैठा उस समय इसने उज्जैन में शक वंश की स्थापना की थी, अपनी स्वतंत्रता घोषित करके। कुछ इतिहासकार चष्टन के पिता चस्मत्तिक को उज्जैन का प्रथम स्वतंत्र शासक मानते हैं। चष्टन के राज्य में मालवा, गुजरात, कच्छ तथा उसके समीप के क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद इसका पुत्र जयदमन या जयदामन उज्जैन का शासक बना। फिर 130 ईस्वी में जयदामन का पुत्र रुद्रदामन, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी था, उज्जैन का शासक बना। वह शक शासकों में सबसे प्रतापी था, यानी कि सभी शक शासकों में। रुद्रदामन ने अपने समकालीन सातवाहन राजा वाशिष्ठिपुत्र श्री शिव सातकर्णी को पराजित कर सातवाहनों से मालवा, सौराष्ट्र, कोंकण आदि प्रदेशों को जीत लिया था। रुद्रदामा की विजयों की विस्तृत जानकारी जूनागढ़ गिरनार के शिलालेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामा ने पूर्वी मालवा, पश्चिम मालवा, विंध्य घाटी का प्रदेश,
उत्तरी काठियावाड़, सौराष्ट्र, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, उत्तरी कोंकण आदि प्रदेश जो थे वो विजित किए थे। जूनागढ़ से प्राप्त गिरनार लेख रुद्र दमन के शासन कार्यों पर प्रकाश डालता है। संस्कृत का ये पहला अभिलेख है। इससे पहले के जो भी अभिलेख थे वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामा ने महाक्षत्रप की उपाधि ली तथा अपनी व्यक्तिगत पूंजी से मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सौराष्ट्र में सुविशाख नामक पल्लव राजा यानी कि पार्थियन राजा महाक्षत्रप रुद्रदामन की अधीनता में शासन करता था। सौराष्ट्र में वह स्वयं यानी कि रुद्रदमन जो था उच्च कोटि का विद्वान था। उसे राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र, व्याकरण, वित्त आदि के विषय में पर्याप्त जानकारी थी। कहा जाता है कि उसने युद्ध को छोड़कर किसी अन्य तरह से किसी की भी हत्या न करने की प्रतिज्ञा ली थी। जीवन भर उसने अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन किया था। क्षत्रप मुरंड को समुद्रगुप्त ने हराया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह था जिसने 388 ईस्वी तक शासन किया था। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार रुद्र सिंह जो कि अंतिम शक शासक था उसकी हत्या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि भारत में शक शासक और शक साम्राज्य के विषय में थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.